नमस्कार। उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को किसानों की आय बढ़ाने के संबंध में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद प्रदेश में नई कीर्तिमान स्थापित कर रही है। वर्तमान में 31,88,000 किसानों को 37,885 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस वर्ष भी खरीफ की फसल अच्छी होने की संभावना है। धान खरीद की सभी तैयारियां प्रदेश में पूरी हो चुकी हैं। प्रदेश सरकार का मुख्य लक्ष्य रहा है कोरोना महामारी ये पूरी मानवता के लिए घातक रही है। स्वस्थ जीवन व्यक्ति की सबसे बड़ी आवश्यकता है। समुचित पोषण एवं सुरक्षित भोजन वर्तमान परिवेश की सबसे बड़ी चुनौती है। वर्तमान कोरोना संक्रमण के समय कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमारे अन्नदाता किसानों द्वारा अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी, फल, दूध आदि की प्रचुर उपलब्धता आम जन को सुनिश्चित कराई गई है। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि उत्तर प्रदेश ने विगत 4.5-5 वर्षों के दौरान खाद्यान्न उत्पादन का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अगर वर्ष 2012 से 2017 की अवधि के में प्रति वर्ष औसत उत्पादन 139 लाख मीट्रिक टन जहां रहा है, वहीं वर्तमान में यह 163.45 लाख मीट्रिक टन। उधर बहराइच के महसी में आयोजित समाजवादी बुद्धिजीवी समाज सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा ने कहा कि समाजवादी पार्टी की नींव में ब्राह्मण समाज का सबसे बड़ा योगदान रहा है। निश्चित तौर पर ब्राह्मणों के सहयोग से ही हम 2022 की सरकार बनाएंगे। इसी को लेकर हमारे सहयोगी ने पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा से खास बातचीत की। 2022 का रण जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा के ऊपर दे रखी है। इनके ऊपर जिम्मेदारी यह है कि पूरे प्रदेश में घूम करके जो प्रबुद्ध समाज के जो लोग हैं, जो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, उनको इन्हें एकत्र करना है और निश्चित तौर पर 2022 में इन्हें समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। हमारे साथ इस समय अभिषेक मिश्रा जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे इसको निभाएंगे और किस तरीके से इस रण को जीतेंगे। अभिषेक जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है पार्टी की तरफ से, किस तरीके से इसको आप निभाएंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय नेताजी के प्यार आशीर्वाद लेकर के हम लोग निकले हैं इस मुहिम पर कि पूरे उत्तर प्रदेश में हर वर्ग, हर समाज को लेकर के, खासकर प्रबुद्ध वर्ग को इकट्ठा करके उनको बताने का काम करेंगे कि इस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब जो काम हुआ, जो हम लोगों ने डेवलपमेंट का काम हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ का काम हुआ, रोजगार पे काम हुआ, महंगाई कंट्रोल करने पे काम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, सड़क पे काम हुआ, बिजली पानी पे काम हुआ, पुलिस और व्यवस्था पे काम हुआ, मेडिकल व्यवस्था पे काम किया, शिक्षा पे काम किया, समाजवादियों ने किया। आज समाजवादियों ने ही जितना मौका था, वो काम जितना था वो हम लोगों ने किया था। आज एक बार पुनः 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों को मेरा चैलेंज है, अगर अपने गाँव में एक पुलिया गिना दे, एक सड़क गिना दे, एक एक्सप्रेसवे गिना दे, एक स्टेडियम गिना दे, एक अस्पताल गिना दे, तो नहीं गिना सकते। बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी एक विशेष जाति की पार्टी है, वहां पे ब्राह्मणों को कोई सम्मान नहीं दिया जाएगा, केवल एक खाली चोंचला किया जा रहा है। इसमें क्या कहते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की नींव में, हमारे फाउंडेशन में, हमारी जड़ों में अगर आप देखेंगे तो हर वर्ग का, हर समाज का खून मिला हुआ है, खासकर ब्राह्मणों का मिला हुआ है। पंडित जनेश्वर मिश्र जी ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी, एक बहुत बड़े समाजवादी विचार के साथ, आदरणीय बृजभूषण तिवारी जी ने, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी ने, सबने अपने जिंदगी भर की तपस्या, जिंदगी भर की मेहनत, जिंदगी भर का कर्म और फर्ज लगाया है, तब आज समाजवादी पार्टी खड़ी है। इन सब लोगों को समाजवादी पार्टी ने ताकत देने का काम किया, हिस्सेदारी देने का काम किया, सरकार में इज्जत और सम्मान देने का काम किया। माननीय माता प्रसाद जी को 2-2 बार स्पीकर बनाया, हम जैसे लोगों को IIM अहमदाबाद की नौकरी से छुड़ा
करके लखनऊ लाए, लड़ाया, चुनाव जिताया, कैबिनेट मंत्री बनाया उत्तर प्रदेश का। समाजवादी पार्टी ने हमेशा सबको इज्जत दी है, हर वर्ग को दी है, खासकर ब्राह्मणों को हमेशा सम्मान दिया है। तो आज फिर सब लोग मिलकर के, आज भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत इतनी हो गई, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हम लोगों ने भगवान परशुराम की बात की, हम लोगों ने प्रबुद्ध सभा की बात की, और तब तो ये हमसे कहते थे कि ये लोग जाति की बात करते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया है कि उनका ये पूरी की पूरी तरीके से इस वर्ग से पूरा विश्वास हट चुका है, ये वर्ग उनसे खिसक चुका है, सब लोग नाराज है और उन्होंने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने का वक्त आ गया है। इसीलिए आज देखा देखी हमारे पीछे चल करके भाजपा भी प्रबुद्ध सम्मेलन करने की शुरुआत कर चुकी है। तो पूरी तरीके से भाजपा को एहसास हो गया है कि उनके जितने विधायक हैं अब अपने अपनी विधानसभा नहीं घुस पाएंगे, क्षेत्र में नहीं घुस पाएंगे। जनता बहुत नाराज है, बदलाव होने जा रहा है, 100 दिन की सरकार है, जितना चाहे और चला ले, 100 दिन बाद उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभिषेक मिश्रा ने अपनी बातों को रखा है उससे साफ कहीं कहीं जाहिर हो रहा है, क्योंकि यहाँ उपस्थित भीड़ भी ये बता रही है कि निश्चित तौर पे वो परिवर्तन चाहती है। लेकिन देखना ये होगा कि ये भीड़ जो है 2022 में क्या वोट के मत के रूप में कन्वर्ट होती है या नहीं होती है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज। और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने किसान और जवान पटेल यात्रा के प्रथम चरण समाप्त होने के बाद इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। तमाम मुद्दों पर बीजेपी सरकार को उन्होंने घेरा। उन्होंने किसानों, नौजवानों, बुनकरों, छोटे उद्यमियों और विरोधी दलों पर अपना पक्ष रखा। समाजवादी पार्टी मिशन 2022 के अभियान में लगी हुई है। इसी के क्रम में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल किसान नौजवान पटेल यात्रा पर हैं। पहला चरण पूरा हो चुका है, इसके बाद लखनऊ पहुंचे हैं। हम बात करेंगे क्या रिस्पांस रहा है लोगों का जब जनता के बीच में गए हैं आप, और किस तरीके से उन्होंने आपका स्वागत किया और किस तरीके से आपने उनकी बातों को सुना और किस तरीके का बदलाव आप देखते हैं। धन्यवाद नरेंद्र जी, आपने अपने चैनल से मुझे अपनी बात करने का मौका दिया। मैं समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के स्वीकृति से 29 अगस्त से खेत खलिहान बचाओ, कुटीर उद्योग बचाओ, रोजगार दो, किसान नौजवान पटेल यात्रा जिला सीतापुर के महमूदाबाद से शुरुआत किया। जब मैं घर से निकला था तो मैं एक गाड़ी लेके निकला, और जब मैं उस यात्रा को झंडी दिखाने वाले नेता विरोधी दल राम गोविंद जी के घर गया तो मेरे पीछे अपने आप 30-40 गाड़ियों से पार्टी के कार्यकर्ता नेता आ गए। उनको लेके मैं राम गोविंद जी को सीतापुर महमूदाबाद पहुंचा। तो महमूदाबाद सीतापुर का जो लखनऊ का बॉर्डर है, वहां से हजारों लोग, किसान नौजवान, पार्टी के कार्यकर्ता तो थे ही, लेकिन किसान नौजवान बड़ी तादाद पर जगह जगह स्वागत किया। वो तो आपके कार्यकर्ता रहे होंगे, क्या किसान नौजवान वहाँ पे इकट्ठा थे? किस टाइप के वो लोग थे? जैसे आप एक बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो जाते हैं तो भीड़ जुटना तो लाजमी है कि आपके जब नेता कार्यकर्ता जुट जाएंगे तो भीड़ होगी। हम जानना चाहते हैं कि उन किसानों की बात आप करते हैं तो किसानों ने अपनी क्या समस्याएं बताई? मैं महमूदाबाद जब पहुंचा तो वहां हजारों किसान, पार्टी के कार्यकर्ता तो स्पष्ट दिखते हैं, टोपी लगाए होंगे या अपना कोई उनका ड्रेस होगा, पार्टी के पदाधिकारियों को हम जानते हैं। कई हजार किसान, कई हजार नौजवान महमूदाबाद में मौजूद थे। बरसते पानी में सभा हुई। सभा होने के बाद जब मैं बिस्वा विधानसभा की तरफ चला तो करीब 200-250 गाड़ी, कुछ तो पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की थी, इसके अलावा किसानों ने उस यात्रा का जगह जगह स्वागत किया। और पूरे जनपद की बिस्वा, महोली, सीतापुर, हरगांव, लहरपुर, इन सभी विधानसभाओं में हर जगह, हर चौराहे पर हमारी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा। हम तो सोचे थे ठीक है, पार्टी के हम पदाधिकारी हैं, हम अपनी यात्रा लेके चल रहे हैं, हम अनुरोध करेंगे किसानों, नौजवानों से, लेकिन जिस तरीके से इस यात्रा का स्वागत जगह जगह हुआ, वो निश्चित रूप से हमारे मनोबल को बढ़ाया। अगर आपकी सरकार बनती है, जैसा कि आप लोग दावा कर रहे हैं कि 351 प्लस जा रहे हैं, तो आप किसानों के लिए क्या करेंगे? कोई रणनीति बनाए हैं, कोई योजना बनाए हैं कि हम किसानों की आय इस तरीके से बढ़ाएंगे? देखिए, किसानों के लिए ही समाजवादी पार्टी, उनकी तरक्की बेहतरी के लिए समाजवादी पार्टी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम सब लोग हैं।
सरकार में अगर माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनती है, जनता बनाती है, तो मुख्यमंत्री बनने के पास सबसे पहले बाजार पर नियंत्रण होगा। जब माननीय अखिलेश यादव जी का 2012 का 17 का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बाजार के भाव पर और क्रय केंद्रों के सिस्टम को बराबर का दर्जा दिया और बाजार भाव ज्यादा था, समर्थन मूल्य कम था। लेकिन आज बाजार भाव कम है, समर्थन मूल्य ज्यादा है, लेकिन उस समर्थन मूल्य से किसान की लागत नहीं आ रही है और किसानों का 100% किसानों का गेहूं धान नहीं खरीदा जा रहा। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में इस समय चुनावी सरगर्मियां हैं, सभी नेता मैदान में हैं। हमने बात किया सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी से, इन्होंने सभी मुद्दों पर बेबाकी से बात किया है। कैमरामैन हरिओम के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखनऊ। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ओबीसी आरक्षण, किसानों के मुद्दे और बीजेपी में अपनी पार्टी की स्थिति को लेकर हमारे सहयोगी से बात की है। क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अनुप्रिया पटेल जी, अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही केंद्र सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनका एक अहम रोल है। आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के लिए और दलितों के लिए और जिनकी आवाज़ नहीं उठती थी, सरकार तक नहीं पहुंचती थी, उनके लिए किस तरीके से काम करेंगी। संगठन की क्या रिपोर्ट आ रही है इनके पास? अपना दल ने अपने स्थापना के वक्त से निरंतर सामाजिक न्याय की विचारधारा को लेकर संघर्ष किया है। हमारे संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने अपना पूरा जीवन, जो समाज में अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, आदिवासी है, उनके अधिकारों के लिए ही लगाया है। और आज हमारी पार्टी निरंतर उनके बताए मार्ग पर चल रही है। हम निरंतर भारत सरकार में ओबीसी मंत्रालय के गठन की भी मांग कर रहे हैं और इसके साथ ही 2021 में जो जनगणना होने जा रही है, हमारी पार्टी ने स्पष्ट रूप से अपने मत को रखा है कि 1931 के बाद से इस देश के अंदर जो हमारी पिछड़ी जातियां हैं उनकी गिनती नहीं हुई है। मंडल कमीशन के भी जो आंकड़े थे, जो अनुमान था उनका आबादी को लेकर 54% की आबादी जो बताई थी, वो 1931 की जनगणना के आधार पे थी। तो आज ज़रूरी है कि पिछड़े वर्ग के लोगों की ही नहीं बल्कि हमारे देश के अंदर जितनी भी जातियां हैं उनके आबादी के प्रामाणिक आंकड़े हमारे पास हों। ये देश की आवश्यकता है, ये वक्त की मांग भी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी और आपसे बैकवर्ड को मोस्टली बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, कुछ नाराजगियां रही हैं, उनको लेकर जनता के बीच में कैसे जाएंगी, कैसे उनको संतुष्ट करेंगी? चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे और दूसरे मुद्दे हों कि सरकार के बीच में बैकवर्ड की सुनी नहीं जा रही, ये सारे मुद्दे उठे हैं और आप लगातार बीजेपी के साथ बनी हुई हैं, सामंजस्य बैठाने का प्रयास कर रही हैं। तो आगामी चुनाव में क्या रणनीति होगी कि रिएक्शन ना हो सकता का? मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं, एक उदाहरण देकर। एक विषय बहुत सालों से उठ रहा था कि हमारे जो ओबीसी के बच्चे हैं उनको जो नीट की मेडिकल परीक्षा होती है उसमें एमबीबीएस और पीजी के प्रवेश परीक्षा में ऑल इंडिया कोटा जो ओबीसी के बच्चों के लिए होना चाहिए वो लागू नहीं था। हमारी पार्टी ने इस विषय को उठाया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए इसका निर्णय भी किया और नीट के मेडिकल परीक्षा के एमबीबीएस और पीजी के एडमिशन्स में जो ओबीसी बच्चों के लिए 27% का आरक्षण है ऑल इंडिया कोटे के तहत, उसको लागू कर दिया गया है। बिल्कुल, तमाम मुद्दों को लेकर अब अपना दल चुनाव में जाएगा। इसके बाद ही तय होगा कि जनता कितना साथ देती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसा गठजोड़ रहता है। कैमरामैन संदीप के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और लखनऊ में 2 दिनों तक चली महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक खत्म हो गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए कितनी जिम्मेदारी होगी महिला मोर्चा की? इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने महिला मोर्चा पदाधिकारियों, कार्यकर्तियों से भी बातचीत की है। उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिन की बैठक खत्म हुई है। तमाम सारी जो महिला मोर्चा जुड़ी हुई महिला के साथ मौजूद से बात करेंगे। क्या कुछ रहा मंथन? 2022 का विधानसभा चुनाव होना है, क्या कुछ मंत्र लेकर जा रही हैं जीत का? पहले तो मैं अपना परिचय दूंगी। मैं अनीता त्रिपाठी, कानपुर दक्षिण से महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ। मैं हमारे यहाँ जो
इश्यू बना हुआ है योगी मोदी जी ने, जो कि जैसे कि अभी हमारे योगी जी ने कहा कि हमें ये जो सन 2022 है चुनाव की प्रक्रिया को लेके, इसमें जो है अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़कर उनको, जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि समूह की महिलाओं को भी जोड़ना है, तो समूह की महिलाएं हमारी जितना उन्होंने बताया हमें लगता है उससे ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी महिलाओं की अभी जो हम लोगों ने अभी 2-3 महीने पहले बनाई है तो वो काफ़ी महिलाएं हैं। तो उन सबको महिलाओं को जोड़कर ये अपना सन 2022 का जो चुनाव होना है, इसमें हमें अपने 370-75 जो भी सीटें हैं, एक भी सीट नहीं छोड़नी है, क्योंकि महिलाएं पहली बार इतने जोश से निकली हुई हैं, घर परिवार छोड़कर अपना, उनको पूरा सहयोग और पूरा संरक्षण हमारे मोदी योगी जी ने दिया हुआ है। तो हमारी बहनें भी इतनी ज़्यादा उत्साहित हैं, उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं, जैसे पहले अपराध हुआ करता था, अपराधी हुआ करते थे, घूमते थे, महिलाओं को निकलने नहीं देते थे, कहीं भी हैं उनके साथ कुछ भी अभद्रता दुष्कर्म करने के लिए प्रयास करते थे। आज कम से कम ये लोग डर रहे हैं कि ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। ये बात मैं कह सकती हूँ कि हर जगह कहीं न कहीं एक छोटा मोटा अपराध तो पैदा होता ही रहता है, लेकिन हम सब की, हमारे योगी मोदी जी की, प्रदेश अध्यक्ष जी की, सबकी उस पर नज़र है कि वो थोड़ा सा बीज जो है वो उत्पन्न हो के अगर वो अंकुर बनकर बाहर आता है तो हम लोग उसको भी सफाया करने में पूरी होंगे। महिलाओं को लेकर तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, कैसे देखती कितना असर होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में? 2022 के चुनाव में जो महिलाओं के लिए ये इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे उनके सेफ्टी को लेकर हो, चाहे उनकी रसोई से लेके परेशानी को लेकर हो, चाहे उनकी सुरक्षा को लेके हो, चाहे उनके पढ़ाई को लेके हो, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें बढ़ चढ़ के महिलाओं की सुरक्षा को, उनके गृहस्थी को, उनके समाज में समानता दिलाने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, जिसके लिए हम दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं काशी क्षेत्र से हूँ, तो काशी क्षेत्र से होना हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य कि मैं बनारस से हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से, और हम लोग महिलाओं के बीच में जाते हैं तो महिलाओं की दिली इच्छा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही बने। जिन महिलाओं की घर की जिम्मेदारी होती थी, गृहिणी होती थी महिलाएं, लेकिन आज वो महिलाएं बाहर हैं, राजनीति में भी आ रही हैं, भारी संख्या में हमने देखा यहाँ पर बहुत सारी महिला मोर्चे की महिलाएं मौजूद थी। कितनी जिम्मेदारी रहेगी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, बहुत योजनाएं जो महिलाओं बेटियों के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आई गई हैं, उससे सारी घर की बच्चियां खुश हैं, माएँ खुश हैं, और स्पेशली जो ये क्लास 12 का रिज़ल्ट निकला है ये ट्रम्प कार्ड था, क्योंकि बच्चे खुश हैं, एक तनाव से मुक्त हुए हैं। तो जो यूथ टारगेट हम करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ 12,500 बच्चियों को मैं देखती हूँ, मैं मोदी जी के संसदीय क्षेत्र काशी से ही हूँ, वहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला 2022 भाजपा के ही नाम लिखा जाएगा। तो जाहिर है ये तमाम सारी महिला मोर्चे की महिलाएं हैं, साफ तौर बड़ी जिम्मेदारी। हालांकि ये देखना होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में नतीजे क्या आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जिस तरीके से 4.5 साल का कार्यकाल रहा है, जो काम किया है सरकार ने, उसको लेकर कहीं ना कहीं हर्षोल्लासित हैं। और साफ तौर पर अगर बात करें तो जिस तरीके से जो चुनाव होगा उसको लेकर बड़ी जिम्मेदारी से लोग आगे काम करने जा रही हैं। रवि कुमार, इंडियन। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत प्रदेश के अलग अलग जिलों में 30 लाख वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसमें राजधानी लखनऊ में 1 लाख वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया। वैक्सीनेशन के लिए राजधानी के अस्पतालों में खास तैयारियां की गई हैं और इसी के साथ प्रदेश भर के अन्य जिलों में टीकाकरण केंद्र पर लोग वैक्सीनेशन कराने पहुंचे। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष से मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए।